गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम CUET के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सोल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला के अंदर आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। कोई मेरे पास ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मेरे पास? Q इक्वल एन ई, Q इक्वल एन ई। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? ई क्यों? ई की वैल्यू क्या होती है? ई मेरे पास क्या होता है? ई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 ई यानी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे पास ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे दिया हुआ है। उसके अंदर में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसकी थिकनेस क्या है मेरे पास? 4 mm। वो क्या कर रहा हूँ मैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इनसाइड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उसके बाद जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल की जो मटेरियल उसको अगर जब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। लेकिन क्वेश्चंस में मैं दिया हुआ है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी, वो किस में रहनी चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ही रहनी चाहिए। कैपेसिटी जो होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो क्या रहनी चाहिए? ओरिजिनल रहनी चाहिए। कब रहनी चाहिए? जब मैं इंसुलेटिंग मटेरियल की प्लेट को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा? मैं जो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कर दूंगा? डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा d+2 से। उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, d की डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा 3+2 से। तब क्या होगा? जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो सेम रहेगी। कब रहेगी? जब मैं उसको डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा इससे। तो करते हैं क्वेश्चंस को। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या मेरे पास? ये है मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी डिस्टेंस होती है d। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? ये होता है मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? C इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। आगे क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी थिकनेस क्या है मेरे पास? थिकनेस को अपन T से मेजर करते हैं। थिकनेस क्या दी हुई मेरे को? थिकनेस दी हुई है 4 mm की, और डिस्टेंस को किससे इंक्रीज कराया? 3.2 से। 4 mm की मेरे पास क्या थिकनेस ये दी हुई है। जब ये चीज करूंगा मैं तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? चेंज होगी। पर मुझे कैपेसिटी चेंज नहीं करनी, क्या करनी? सेम रखनी। किसके? इसके इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है मेरे पास? C इक्वल, इसको C1 दे देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t/k। यही होता है जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल अगर अपन आंशिक रूप से किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? ये हो जाती है मेरे पास। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि अगर मैं डिस्टेंस को, क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है जो उनकी डिस्टेंस है इसको मैं क्या करूँगा? इंक्रीज कर दूँगा। किससे? डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा। किससे? d+3.2 से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा करने पर जो दोनों की कैपेसिटी है क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, 1 इक्वल 2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है? दोनों कैपेसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों को इक्वल करता हूँ मैं तो ए एप्सिलॉन अपॉन d इक्वल ए एप्सिलॉन अपॉन d माइनस टी प्लस t/k। एप्सिलॉन अपना कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास? d इक्वल d माइनस टी प्लस t/k। यहाँ तक आया समझ में? लेकिन d को मैं क्या करूँगा? d को d+3.2 से इंक्रीज करूँगा। तो करते हैं d इक्वल d+3.2 माइनस टी प्लस t/k। यहाँ तक आया समझ में? d से d गया अपने पास 3.2 माइनस टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? टी की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4/k। अगर मैं 3.2 माइनस 4 इक्वल माइनस 4/k। यहाँ तक आया समझ में? इस माइनस को हटाने क्या करूँगा मैं? अपोजिट साइन कर दूंगा, मल्टीपल। तो ये हो जाएगा मेरे पास +4 माइनस 3.2 इक्वल 4/k।
4 माइनस 3.2 0.8, 0.8 इक्वल 4 बाई के। तो के इक्वल क्या है मेरे पास 4 अपॉन 0.8, क्या है आंसर मेरे पास 5। क्या निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर के क्या होता है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये निकालना तो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी मुझे, जो कि मेरे पास 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 38 ये था। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे पास ए सेल ऑफ ई। इसी कॉन्सेप्ट बेस में मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवा दिया एक, वो आ गया। और इसी चैप्टर के अंदर अपने पास अभी 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, सब पे लॉजिक अपने पास सेम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट। मुझे एक सेल दिया हुआ है जिसका ईएमएफ है 1.1 वोल्ट, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना 0.5 ओम, और वो किससे कनेक्टेड है मेरे पास एक रेजिस्टेंस से 0.5 ओम से। यहाँ तक मुझे दिया हुआ है, पहले अपन ये काम कर लेते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट। एक सेल है मेरे पास, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये किससे जुड़ा हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। 1.1 वोल्ट का सेल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना मेरे पास 0.5 और 0.5, ये 0.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता है आर, ये होता है कैपिटल आर। यहाँ तक मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है मुझे, एक दूसरा सेल ले रहा हूं, अनदर सेल ऑफ द सेम ईएमएफ। उसका ईएमएफ क्या है सेम है, वो कनेक्टेड है किसमें सीरीज के अंदर, विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग द करंट, बट द करंट इज द वायर रिमेनिंग द सेम। जो मेरे पास दूसरा सेल ले रहा हूं मैं, उन दोनों करंट क्या है आपस में सेम होना चाहिए। इस सेल का और इस सेल का, दोनों सेल का जो ईएमएफ है सेम है, सब कुछ सेम है, करंट सेम है। इस सेल का क्या था 1.1 वोल्ट ईएमएफ, इस सेल का भी 1.1 ईएमएफ होना चाहिए, क्या ईएमएफ। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या 0.5। इसमें मुझे क्या निकालना है, इस वाले सेल का ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी, इसका क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो मुझे दूसरे वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और सारी चीजें सेम है दोनों में। दूसरा सेल ले लेता हूं मैं, इसमें सेल ये हो गया मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ मेरे पास, इसका भी 0.5, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक है 1.1 वोल्ट ईएमएफ। दोनों सेलों के अंदर करंट आपस में इक्वल है, और जब मेरे पास सेल सीरीज में जुड़ा रहता है उसके लिए करंट की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर, ये होता है। दोनों सेलों के अंदर करंट की वैल्यू सेम है, मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, दोनों को मैं आपस में इक्वल कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसकी करंट इसकी करंट में क्या लेता हूँ I1, इसमें करंट कितनी लेता हूँ I2, तो I1 इक्वल I2। I1 की वैल्यू क्या है, ये अपॉन ई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.5, इसमें क्या है 0.5 इक्वल इसका क्या है ईएमएफ 1.1 अपॉन आर प्लस 0.5, ठीक है। यह आ गया। मुझे क्या निकालना था इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्या करूँगा मैं, इसको इधर कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, और जब आप इसको मल्टीपल करके सोल्व करोगे तो आपके आंसर क्या आएगा 1 वोल्ट, ठीक है। अगर इसको मैं सोल्व करूँ आपके सामने, अच्छा इसको करूँ मैं सोल्व, इसको इधर ले जाऊँ, ये 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ इसमें क्या आएगा 1 ओम, ठीक है।
अपना एक क्वेश्चन रह गया शायद पिछले पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी क्वेश्चन रह गया पिछले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर आपने बोला भी नहीं। अच्छा ये है अपने क्वेश्चंस। अच्छा इसी में है मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 इधर क्या है मेरे पास, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या इंटरजेक्ट बनाऊँ। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर मेरे पास क्या है, पी क्यू आर एस 4 वायर है मेरे पास, उनका रजिस्टेंस है 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 4 ओम। मेरे पास 4 रजिस्टेंस है पी क्यू आर एस, उनका मुझे रजिस्टेंस दिया हुआ है 3 3 3 और 4। और उसके बाद में मुझे क्या बोला गया है, दे आर कनेक्टेड टू 4 फ्रॉम द 4 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो चारों रजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है और क्या बना रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। आगे मुझे दिया हुआ है कि द रजिस्टेंस विद विच एस मस्ट बी सुटेटेड इन ऑर्डर दैट द ब्रिज में बी बैलेंस्ड। मेरे पास एक एस जो है वो कहाँ जोड़ूं मैं और क्या जोड़ूं कि मेरे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस, वो मुझे इक्वल करनी है। उसके लिए मैं एस की वैल्यू क्या लेता हूँ कि मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में आ जाए, क्या हो जाए, बैलेंस में आ जाए। मुझे ये करना है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता हूँ यहाँ पे, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहाँ रख अपने क्या रहता है, गैल्वेनोमीटर। देख लो इसको इधर, ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है S, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की मेरे पास कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है मेरे पास तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इस सर्किट से हट जाता है। मुझे इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चंस के अंदर 3 3 3 और इसकी 4। अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं 3 3 3 और 4, क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है? जी सर, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ उसने दिया, ये मैं अस अगर यहाँ लेता हूँ, ये ऐसे मेरे पास अपने को दिया हुआ था कि यहाँ पर जो एस की वैल्यू क्या होगी कि ये जो कंडीशन को फॉलो करे, यहाँ पर भी 3 आ जाए। अगर यहाँ पर 3 आ जाए, कभी यहाँ पर 4 की जगह अगर 3 आता है तो मेरे पास ये कंडीशन फॉलो करता है। तो यहाँ पर मैं 4 की जगह 3 लाना है मुझे। वो कैसे लाऊंगा कि जो मेरे पास 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जो कि क्वेश्चन में एस मुझे दिया हुआ था। और मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एस की वैल्यू क्या होगी। अगर इस एस की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट अपन ऑप्शन मैच करके निकालेंगे। शॉर्ट तरीके, आपको क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको आप यहाँ पे पुट करो और वैल्यू रखो। मेरे पास एक ऑप्शन था 12, यहाँ पे मैं 12 रखता हूँ। तो अगर दो रजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर इससे मैं करता हूँ R1 क्या मेरा 4 12 और 12 प्लस 4 क्या होगा 16, आ गया 3। तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना मेरे पास 3 ओम का। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ 3 ओम का, 3 ओम का बन गया। तो ये P Q R सबकी वैल्यू 3 3 हो गई मेरे पास, और रेजिस्टेंस आपस क्या हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। जो यही निकाला था मैं व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन।
ऑप्शन नंबर कौन सा 12। आगे समझ में? ठीक है, आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मेरे पास, अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 36, ये नहीं करवाया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये क्या दिक्कत कर रहा है भाई अपने। ठीक है, ए मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे पास क्या है, कोई मेटल वायर है, उसमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर का इंक्रीज। मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास क्या है, मेटल का वायर है, उसके अंदर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, किसका, मेटल वायर का। ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फिर मुझे क्या निकालना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या क्या होगी। उससे पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नॉलेज होना जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, वी डी इक्वल ई अपॉन एम और टाउ, ये होती है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कोई मेटल वायर है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, किसका, मेटल वायर का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सर यहाँ तो टेम्परेचर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कुछ संभावना लगाना नहीं जा सकता। तो मैंने आपको बोला था बेटा, जो टॉप होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे पास वी डी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाउ के। अगर टाउ की वैल्यू कम तो वी डी की वैल्यू कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्वेश्चन देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे भी इंक्रीज, ये तो हट ही जाएगा, ये डिक्रीज और ये डिक्रीज, ये दोनों ऑप्शन कट। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज। जब मेरे पास, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ किसको, मेटल वायर के टेम्परेचर को। जब मैं मेटल वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो थर्मल वेलोसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक की, वो क्या होगी, इंक्रीज होती है। थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, इंक्रीज होगी। कब होती है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ। ये हमने पढ़ा था, जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, में क्या, मेरे पास क्या निकालना है, मुझे ए और बी के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखते हैं, यहाँ पर 4 ओम और 4 ओम किसमें जुड़ा हुआ है मेरे पास, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। और सीरीज में जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या निकलती है, R1 प्लस R2। जब मैं 4 और 4 को आपस में ऐड करूंगा, R इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरे पास, R1 प्लस R2। किसमें, जब सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं दो रेजिस्टेंस, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। और 4 और 4 का आपस में ऐड करूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, 8। तो यहाँ पर कॉमन रेजिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम का। यहाँ पर 8 ओम और 8 ओम किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। जब भी दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस हो और अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है मेरे पास, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R/2। R/2 ही क्यों किया मैंने, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस होता तो मैं R/3 कर देता। अगर आप ऐसे नहीं करना तो सिंपल ऐसे कर दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आंसर दोनों का सेम आना है, लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। मेरे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं और R की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 और दो रेजिस्टेंस है, क्या आएगा, 4। आपस में दोनों पैरेलल में है तो क्या आ गया मेरे पास, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 ओम का। 4 ओम और 4 ओम किसमें,
सीरीज के अंदर, सीरीज में होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 4 4 किस में हो जाएगा, सीरीज 4 और 4 क्या है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 12, ये 12 आ गया। और 12 और 12 इसमें पैरेलल में मैंने बताया था R/2, 12/2 क्या आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा एक रेजिस्टेंस मेरे पास 6 ओम, 6 ओम 6 ओम 6 ओम किसमें सीरीज में, आपस में ऐड हो जाएंगे और 18 अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट समस्या नहीं है सर। ये अपना हो गया, इसके अंदर अपन यहाँ तक कर लिया था अपन ने। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। और देखो बेटा वैसा है, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चंस में डाउट हो और नहीं समझ में आ रहा हो कि सर ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, इसके टॉपिक में मुझे डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट कर देना, उस टॉपिक को आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पर डिटेल्स में समझा नहीं सकते क्योंकि अभी हम यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसलिए जो पेपर क्वेश्चंस में दिया हुआ है हम वही करवाएंगे। अब आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड समस्या हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया हमें, या एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। हमारे पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका बार मैग्नेट मुझे दिया हुआ है m, इफ इट इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर फॉर्म। अगर मेरे पास कोई मैग्नेट होती है, अगर उसको मैं सेमी सर्कुलर में अगर बेंड कर देता हूँ, उसका मैग्नेट क्या हो जाता है मेरे पास 2m/π। अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसका m है, अगर मैं उस मैग्नेट को सेमी सर्कुलर के अंदर उसको क्या कर देता हूँ, बेंड कर देता हूँ, उसका जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या होगा 2m/π। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है मेरे पास m इक्वल m इंटू 2l, दो बार मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस को 2l, और ये m होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 41 में मुझे दिया हुआ है कोई मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आगे क्या दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मेरे पास, और हाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर मस्ट हैव क्या होगा, जो भी मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो उसकी जो परमेबिलिटी होती है, सब में परमेबिलिटी दी हुई है मुझे, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो हमेशा हाई होती है, हमेशा हाई होती है किसकी, फेरोमैग्नेटिक की। अब बात करते हैं हिस्टैरिसीस लूप की। हिस्टैरिसीस लूप जो होता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी जो रिटेंटिविटी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिटेंटिविटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिटेंटिविटी होती है वो लो होती है। अगर रिटेंटिविटी लो होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो भी लो होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इसको एक बार देखो, वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस आ सकता है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है मेरे पास, उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो तो हाई होती है। अब बात रही रिटेंटिविटी की, तो हमने रिटेंटिविटी क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हिस्टैरिसीस के बारे में पूछा गया है, हिस्टैरिसीस में ये हाई होगा या लो होगा। वो सर इसमें लो होता है, क्यों होता है कि फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो रिटेंटिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। अगर रिटेंटिविटी लो होगी तो हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या होगा, हिस्टैरिसीस क्या होगा, लॉस होगा, और ये होगा लो रहेगा। क्वेश्चन नंबर में किस में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ आपको 42, 43 की, तो आप इसको क्या करोगे 42 और 43 को आप स्किप कर दोगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में स्किप करने लायक क्वेश्चन थे, इनका सॉल्यूशन आप करवाएंगे, पर जब इसका टॉपिक में करवाऊंगा आपको उस तो डिटेल्स में करवाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेढ़ पेज का सॉल्यूशन है। और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको अपने को स्किप करना होता है। कि स्किप क्यों करना होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है बच्चों के करने की। अगर ये स्ट्रेटजी जो फॉलो कर लेता है वो आगे निकल जाता है। क्यों, क्योंकि हमें फिजिक्स थोड़ी सोल्व करनी है पेपर के अंदर, वहाँ पे फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। अगर हम इन क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन क्या स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको करना है इन क्वेश्चन को, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर कोई डाउट हो फिर आगे से मुझे पूछ लेना। मुझे इसमें पूछा गया है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मुझे 43 में, 50 हर्ट्ज ऐसी करंट ऑफ क्रिस्ट वैल्यू,
क्रिस्ट वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू, शिखर वैल्यू किसकी? करंट की। और प्राइमरी ट्रांसफार्म के अंदर है ये। मुझे इफ द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के बीच में 0.5 दिया हुआ है। क्या दिया है? म्यूचुअल इंडक्शन 0.5। एम्पीयर क्या है मेरे पास? 0.5। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है मुझे? 50 हर्ट्ज। कहाँ पे? इस पीक वैल्यू पे। आपने ऐसी सर्किट देखा है? ऐसी करंट ऐसे होती है मेरे पास, जो होती है पीक वैल्यू। यहाँ पे क्या हो? टाइम पीरियड क्या हो मेरे पास? T/2। यहाँ पर मुझे करंट दिया 1 एम्पियर और मुझे क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन सेकेंडरी कोयल के अंदर। तो क्या होगा मेरे पास? E = M del phi अपॉन del T। आप ये फॉर्मूला यूज लगाओगे तो आपकी क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 100 वोल्ट। काफ़ी बोले तो एक आधे पेज का सॉल्यूशन है, वो मैं यहाँ पर करवाना उचित नहीं समझता, क्योंकि हमें पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाना है। आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लोअर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ इट। मुझे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया है और सीधे आपको मैंने लिखवाया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इसकी इंटेंसिटी होती है किसकी? इमेज की, वो रिड्यूस हो जाती है। आगे कुछ देखना ही नहीं अपने को, ऑप्शन मैच करो सीधा। अपने पास लोअर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, इसके अंदर हमारे पास हमेशा क्या होती है? इसकी इंटेंसिटी होती है ऑफ इमेज की, वो रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 की क्या है मेरे पास? इसको लगा लो आप इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46। इंपॉर्टेंट, वापिस छपेगा ये क्वेश्चन, वापिस छपेगा, बोल दिया वापिस छपेगा। मेरे पास 2 स्लिट्स है और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 0.1 mm। स्मॉल डी क्या दिया हुआ है मुझे? 0.1 mm। और जो मेरे पास स्लिट है वो स्क्रीन से कहाँ कितनी दूरी पे? 2 मीटर की दूरी पे, कैपिटल डी। ये मुझे दिया हुआ है। मेरे पास 2 स्लिट है। ये क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मुझे क्वेश्चन पे दिया हुआ है। मेरे पास 2 स्लिट है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 0.1 mm। और उन जो स्लिट को अपने स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 2 मीटर अवे दूर। द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, मुझे लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर दी हुई है। तो मुझे क्या निकालना? फ्रिंज सेपरेशन निकालते हैं। बीटा इक्वल क्या होता है? फ्रिंज सेपरेशन लैम्डा डी अपॉन डी। मुझे फ्रिंज सेपरेशन निकालना है और लैम्डा के लिए मुझे क्या दिया हुआ है? 500 नैनोमीटर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 × 10⁻⁻7 मीटर। हो गया चेंज। आगे बात करते हैं। मुझे डी क्या दिया हुआ है? 2 मीटर। ये मेरे पास 2 मीटर और स्मॉल डी है मेरे पास 0.1 क्या था आगे? mm। तो 0.1 × 10⁻³ आपको सबसे पहले ये काम करना है, चेंज करना है सबको मीटर में। यहाँ तक आपने चेंज कर लिया तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। बीटा इक्वल लैम्डा की वैल्यू क्या हमारे पास? 5 × 10⁻⁻7 इंटू डी क्या है मेरे पास? 2 अपॉन 0.1 × 10⁻³ यहाँ तक आया समझ में? तो बीटा इक्वल 5 × 10⁻⁻4 इंटू 2 अपॉन 0.1। 3 को ऊपर जाएगा हमें, 3 प्लस हो जाएगा और प्लस होने के बाद -4 पॉइंट हटेगा मेरे पास 2। बीटा इक्वल 10 एक 0 ये इंटू 10⁻⁻4। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ बीटा इक्वल 10⁻⁻2 मीटर, मेरे पास आंसर क्या है? बीटा इक्वल 10⁻⁻2 मीटर। मेरे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है मेरे पास? सर ऑप्शन तो सभी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। मेरे पास आंसर क्या था? बीटा इक्वल 10⁻⁻2 मीटर। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻2 मीटर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर 1। आगे समझ में, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47। मेरे को क्या दिया हुआ है इसमें, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मुझे दी हुई है एफ, वो मुझे दिया हुआ है 10 मीटर, और एफ ए की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है क्वेश्चंस में, 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है मुझे, ये हो गया टेलीस्कोपिक द ट्यूब लेंथ, ट्यूब की लेंथ निकालनी मुझे सबसे पहले। तो दो वैल्यू मुझे दी हुई है, फोकल लेंथ दिया हुआ 10 मीटर और एफ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। मुझे ट्यूब की लेंथ निकालनी है। तो ट्यूब की लेंथ क्या होती है मेरे पास, एल इक्वल एफ ओ प्लस एफ ई। लेकिन मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो 10 मीटर में दिया हुआ है। आपने आंसर चेक करो, आप सभी आंसर अपने पास सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इस 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मीटर सेंटीमीटर क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर। तो आपको क्या आएगा मेरे पास, 1000 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं लेंथ, क्या है मेरे एफ ओ की वैल्यू प्लस 10, क्या आएगा 1010। ये तो क्या है मेरे पास लेंथ आ गई, ये मेरे पास क्या है लेंथ आ गई। अब क्या निकालना है मुझे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है मेरे पास, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ की वैल्यू क्या है मेरे पास 1000, एफ की वैल्यू क्या है 0 100। आया ऑप्शन नंबर डी। आ गया, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 48, काफ़ी लॉजिक बेस है। अगर पढ़ा होगा आपने तो सही कर दिया होगा, और थोड़ा भी कंफ्यूज हुआ तो आपने गलत कर दिया होगा। बोहर मॉडल मैंने आपको अच्छी तरह लिखवाया था। बोहर मॉडल क्या होता है मेरे पास, बोहर मॉडल क्या होता है, पहला ऑप्शन देखो, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्या बोहर मॉडल की रेडियस जो होती है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सर नहीं होती। जो बोहर मॉडल की रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एन स्क्वायर के। तो पहला ऑप्शन हमारे पास गलत है। सेकंड ऑप्शन चलते हैं, स्पीड ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। सही बात है, जो स्पीड होती है वो मेरे पास भी प्रोपोर्शनल होती है 1/n। अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ये भी मेरे पास सही बात है। जो ई एनर्जी होती है मेरे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के। और रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट, ये मैंने अभी यही बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर डी, बी सी और डी एकदम सही होगा, बी सी और डी। आया समझ में, कोई डाउट नहीं रखूंगा आपके यहाँ पे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सभी डाउट मैं आज का आज क्लियर कर दूंगा। और अगर डाउट हो फिर भी तो आप इतना सा काम करना, सिर्फ एक कमेंट कर देना व्हाट्सअप क्या है सॉरी अपने यूट्यूब चैनल पे, और सर हमें तो पूरा टॉपिक ही पढ़ना है या पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, उसका भी सोल्यूशन करवा दिया जाएगा यहाँ पे। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट हो कि सर हमें तो जैसे अगर फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन आ गया और फुल वेव रेक्टिफायर ही नहीं पता हो तो आप क्वेश्चंस क्या करोगे यहाँ पे, इसलिए आप बता देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो भी आप यहाँ पे सोल्व करवा दीजिएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर है मेरे पास एक, उसकी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फुल वेव रेक्टिफायर मेरे पास, उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास एफ ओ इक्वल 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी 50, क्या है मेरे पास 100। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50, और आप सभी ने इसको गलत किया होगा। ये लो और बताता हूँ मैं आपको, आप सभी ने गलत किया होगा इसको।
कैसे किया होगा अभी बताते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 मुझे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये लाइन जो बच्चा समझ जाता है उसका क्वेश्चन सही हो जाता है, और जिसने भाई चलने दो राम भरोसे अपनी गाड़ी, उसने गलत कर दिया और ब्लेम किस पे डाल दिया, आंसर की के ऊपर, कि आंसर की ही गलत है। बेटा ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसके अंदर मेरे पास, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, विद डायपोल मोमेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और डायपोल मोमेंट है वो किसके पैरेलल है, फील्ड के पैरेलल है। अगर कोई चीज पैरेलल है तो एंगल क्या आएगा, जीरो। एक बात ये ध्यान रखना, मेरे पास जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, पहली बात तो ये। और मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल जीरो। आई बात समझ में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, जीरो। पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स जीरो नहीं होगा बेटा। आई बात समझ में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। कैसे होती है, मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मेरे पास ये डायपोल, ये प्लस क्यू, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये सॉरी ये नेगेटिव क्यू चार्ज। डायपोल ये होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपस में कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स जीरो आएगा। लेकिन मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर फोर्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन, एक ही ऑप्शन। आप चलते हैं किसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क क्या होता है मेरे पास, टॉर्क क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, टॉर्क होता है मेरे पास, टॉर्क इक्वल पी ई साइन थीटा। और जबकि मेरे को थीटा की वैल्यू दी हुई है 0 डिग्री। क्यों दी हुई है, क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, टॉर्क की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 0, टॉर्क की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 0, टॉर्क 0, फोर्स डज नॉट इक्वल 0, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं सीयूईटी के। इसी के साथ हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, आपने बहुत अध्ययन से गहनता के साथ अध्ययन किया। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। हम आगे कल नए सीरीज के साथ आएंगे, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज का। धन्यवाद।